नहीं, ये तो बड़ा सिंपल सा मामला है। अगर आप आर्टिकल 75 को देखें मेरे साथ, मुझे एक दो और भी टेलीफोन आया तो मैंने किताब अपने सामने रखी हुई है, इसलिए इसको बड़ा आसान 2 मराहिल है। ये याद रखिए कि 3 इदारे हैं जो मिलके पार्लियामेंट बनाते हैं। पार्लियामेंट के 3 कानून हैं, एक सेनेट, एक कौमी असेंबली और एक सदर। ठीक है। तीनों के याद रखें कि दस्तखत फॉर्मल दस्तखत होने चाहिए या वो मुतसव्वर होने चाहिए कि दस्तखत हो गए। ठीक। या मुतसव्वर होने चाहिए या फॉर्मल दस्तखत होने चाहिए, तीनों के, स्पीकर के भी, चेयरमैन के भी और सदर के भी। अब सदर के बारे में आएंगे, 2 मराहिल है। क्या कहता है? पहले मरहले में कहता है When a bill is presented to the President for assent, the President shall within 10 days assent to the bill. इससे मैं रुकता हूँ, दूसरा हिस्सा मैं भी छोड़ता हूँ, मैं आता हूँ उस पर। पर ये assent to the bill पहला मरहला, जिन्हें assent to the bill, अब वो नहीं करते, तो क्या ये मुतसव्वर किया जा सकता है कि assent है कि नहीं? अब दूसरे मरहले में देखें कि वहाँ मुतसव्वर किया जाएगा। इसका जो सेक्शन 2 है, सब आर्टिकल 2, इसके आखिरी अल्फाज देख, ये है, ये शुरू होता है व्हेन द प्रेसिडेंट हैज रिटर्न्ड अ बिल। तो दोनों हाउसेस मिलेंगे, दोनों हाउसेस बैठेंगे और फिर प्रेसिडेंट के पास पेश जब होगा, एंड द प्रेसिडेंट शैल गिव हिज असेंट विदिन 10 days, फेलिंग विच सच असेंट शैल बी डीम्ड टू हैव बीन गिवन। अब ये अल्फाज उसमें नहीं है पहले में। ठीक है। पहली दफा के डीम टू बी गिवन, वो अगर सदर दस्तखत नहीं करता तो सदर के दस्तखत मुतसव्वर नहीं हो सकते। यानी वो कोई कानून नहीं बना। कानून बनेगा जब सदर के दस्तखत होंगे या मुतसव्वर होंगे कि सदर के दस्तखत होंगे, वो आखिरी मरहला है। ये बड़ा क्लियर है। ये क्लियर है सर। तो ये जो निगरां वजीर कानून और इंसाफ है, उनके सामने ये क्लैरिटी क्यों नहीं है? ये तो मैं पेश कर रहा हूँ ना आपके सामने। आप बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी क्लैरिटी नहीं है किसी के पास भी नहीं। अभी तक ये पॉइंट किसी ने इस तरह बताया ही नहीं है, नहीं बताया। तो दूसरे एंकर जो है जिनसे मैंने बात की है वो भी सरप्राइज हुए हैं कि इतना सिंपल है। मैंने कहा आप देख लो, एक जगह है शैल असेंट टू द बिल, दूसरा जगह है कि दूसरे मरहले में कि शैल असेंट टू द बिल, फेलिंग विच इट शैल बी डीम्ड टू ही शैल बी डीम्ड टू हैव असेंटेड। ये पहली जगह ही आ जाता अगर डीम्ड टू हैव असेंटेड होता। तो असेंट तो है ही नहीं प्रेसिडेंट की, उसके तो दस्तखत ही नहीं है। ये खुद मान रही है हुकूमत के दस्तखत नहीं है। अगर दस्तखत नहीं है तो डीम पे आ सकता था। डीम पे तो आएगा जब मुश्तरका इजलास, स्पीकर को चाहिए था 10 दिन बाद मुश्तरका इजलास बुला देते कि जी प्रेसिडेंट ने ना हाँ की है ना की है, अब वो मुश्तरका इजलास फैसला करे। मुश्तरका इजलास मेजॉरिटी से फैसला करता तो सदर के पास दूसरी दफा दोबारा भेजते। जी एतजाज हसन साहब, अब जाहिर है इस मामले को जिस तरह आपने बताया कि ये तो बहुत सिंपल है और कानून ये कहता है, आईन ये कहता है, कि जाहिर है इसको अब इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाया जा रहा है, जो कि हम देख रहे हैं कि मीडिया चैनल्स पे आकर भी बात की जा रही है, कॉम्प्लिकेशन क्रिएट भी की जा रही है। अब ये भी कहा जा रहा है कि सदर साहब ने कहाँ पर उस बिल पे ऑब्जेक्शन लिखे थे, अब उन डॉक्यूमेंट्स का भी वेट किया जा रहा है। और क्या उन्होंने सिर्फ वर्बली अपने स्टाफ को कहा था कि वापस ले जाएं, या फिर कहीं पर लिख कर भी दिया था? तो क्या लिख कर देना जरूरी होता है या फिर सदर साहब का यही कहना काफी है कि नहीं ये बिल आप वापस भेज दें? असल काफी जो है ना जरूरी है वो उसके सदर के दस्तखत है। ठीक है। सदर के दस्तखत है असेंटिंग टू द बिल, वो नहीं है। असेंटिंग टू द बिल अगर दूसरे मरहले में ना हो तो वो फिर प्रिज्यूम किया जाएगा कि सदर ने कर। यानी एतजाज साहब, इसमें ये बहुत अहम बात है कि चूंकि अभी पहली बार भेजा गया था इसलिए बात सिर्फ दस्तखत वाले मामले पर होनी चाहिए, दस्तखत नहीं थे। बट दूसरी बात है कि वापस भेज दिया था, अमेंडमेंट्स लिखी थी नहीं लिखी थी, वर्बल कहा था, लिख कर दिया था, किससे पूछा, वो सारी बातें सेकेंडरी हैं। पहली बात है कि पहली बार भेजा था, दस्तखत नहीं थे, कानून नहीं बना, ऐसे ही है। बिल्कुल ठीक है। अब दूसरी बात ये सर, फिर तो बड़ा आम सा मामला हो गया, सुप्रीम कोर्ट तो इसको उड़ा के रख देगा। बिल्कुल इंशाल्लाह उड़ा के रख देगा। ये तो
आर्मी एक्ट में तरमीम और दूसरी तरमीम जो है ये बिल्कुल गलत है। ये तरमीम बेअसर है, मौसर ही नहीं है, ये मराहिल पूरे किए ही नहीं। ये तो स्पीकर का काम था, फौरन बुलाता, 10 दिन इंतजार करके। दोनों हाउसेज, उस वक्त दोनों हाउसेज भी थे, अब दोनों ईवान ही अब दोनों हाउसेज नहीं है, एक ईवान है। वैसे एतजाज साहब, क्या माजी में ऐसी कोई मिसाल हमारे पास है, ऐसा कोई सिनेरियो है कि पहली बार में बिल भेजा गया हो, दस्तखत ना हुए हो, मामला जो भी हुआ हो और वो कानून बना हो? माजी में कोई ऐसी एग्जाम्पल है किसी ऐसे सिनेरियो में? इसके बरक्स जो एग्जाम्पल है, बड़ी मशहूर एग्जाम्पल है। वो क्या एग्जाम्पल? मौलवी तमीजुद्दीन के केस में सिंध हाई कोर्ट ने जब मौलवी तमीजुद्दीन वाली असेंबली बर्खास्त की थी तो सिंध हाई कोर्ट ने उसको बहाल कर दिया। अब मैटर जब फेडरल कोर्ट पे गया, जो सुप्रीम कोर्ट था, सुप्रीम कोर्ट के पास गया तो सुप्रीम कोर्ट ने इस एतराज से उस रिट को डिसमिस किया कि जिस रिट पे, जिस शिक के तहत वो 222 शिक थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की, जिसको ऐड किया गया था, ये उस शिक को ऐड करने के कानून पे गवर्नर जनरल ने दस्तखत नहीं किए हुए, इसलिए उसको खत्म कर दिया गया। ये सुप्रीम कोर्ट का है। ओके, तो ये एक एग्जांपल बड़ी क्लैरिटी के साथ है उसके बारे में। बहुत शुक्रिया एतजाज साहब, साथ मौजूद थे बैरिस्टर एतजाज अहसन साहब, हमसे बात कर रहे थे। साहब की तरफ दोबारा आते हैं। बिल्कुल जी, अजहर सिद्दीक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अजहर साहब, अभी देखें हमारे कानून, एक तरह से कानूनी निज़ाम पर ये कितना बड़ा सवालिया निशान है। बिल्कुल सबसे पहले आखिर में हमने देखा कि किस तरह से हुकूमत जाते जाते कितने बिल्स जो है वो मंजूर होते गए, और अब इस पर भी सदर साहब की जाहिर है दस्तखत नहीं थे, लेकिन अब पूरी सिचुएशन को कॉम्प्लेक्स किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि सदर का जो अमला था वो इसके अंदर इन्वॉल्व था। ये हमारे कानूनी निज़ाम पर कितना बड़ा सवालिया निशान है। कोई यहाँ पर क्वेश्चन करने वाला नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, और अगर अभी तक नहीं आया था बिल वापस तो फिर किसी ने सवाल क्यों नहीं उठाया? ये सवाल अब ही क्यों उठ रहे हैं? अच्छा देखिए, एक बात तो मैंने जैसे आपके सामने रखी है, एतजाज साहब ने एक चैप्टर तो क्लियर कर दिया है। ये बदनीति है जाती हुई गवर्नमेंट की। ये तकरीबन 17-18 माह रही है। ये एक तरामीम जो करनी थी ये सोई रही है, और जब ये पार्लियामान का वक्त खत्म होने लगा है, नेशनल असेंबली का जब उन्होंने तय कर दिया था कि 9 तारीख को असेंबलियां तहलील करनी है, तो 2 तारीख और 8 तारीख को पास करना, ये बदनीति पर मबनी है। कमोबेश कम से कम 20 दिन असेंबली तहलील होने से पहले चाहिए, जैसे आर्टिकल 75 से लिया, उसके बाद आप बिल पास नहीं बना सकते हैं। और ये चैलेंज है ना, उसमें चीजें आ जाएगी। अब अगली बात जो है, सदर पाकिस्तान ने जो बात वाज़ेह कह दी है, अब उन जो ऑफिसर्स आए उनके खिलाफ एक्शन लेंगे, लेकिन वो तो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग अपनी जगह पर रहेगी। लेकिन इस बिल के पास होने पे और बदनीति के एलिमेंट पे इतने सख्त सवाल उठ गए हैं। एक और एलिमेंट बड़ा जबरदस्त है कि देखा जाए तो ये पर्सन स्पेसिफिक लॉ इस तरह बनता है कि इमरान खान के अगेंस्ट साइफर की इंक्वायरी चल रही थी, 17 महीने कुछ नहीं मिला, तो ये तरमीम करने के बाद फिर आपने देखा कि शाह महमूद कुरैशी को इस कानून के तरमीम होने के बाद गिरफ्तार किया गया। तो ये भी सारा बता रहा है कि ये सारे का सारा गैर कानूनी है, और ये सारी की। और दूसरा एक और बड़ी जबरदस्त बात है, तो फौजदारी जराइम में जब तरमीम की जाती है, इसका इतलाक माजी में नहीं होता, तो ये तो जबरदस्ती माजी में भी इतलाक कर दिया गया है। तो ये कानून किसी भी शक्ल में, देखिए इस तरह का कानून जो भी बनाना है आप बना लेते, आप बैठे हुए थे इतना सा खामोश क्यों बैठे? अब इसमें अजहर साहब जो इस वक्त निगरान हुकूमत है, निगरान वज़ीर इंसाफ हैं, उनके हवाले से क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि जब मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, अगर जाएगा, चूंकि ज़ाहिर है अली जफर साहब ने भी कहा कि तहरीक इंसाफ जो इस मामले को सुप्रीम कोर्ट लेकर जाएगी, एतजाज साहब ने भी कहा सुप्रीम कोर्ट इसको ज़ाहिर उड़ा के रख सकती है। तो मैं एक कमेंट लेना चाह रहा हूँ आपसे कि निगरान वज़ीर कानून इंसाफ के खिलाफ ये मामला कितना संगीन हो सकता है? देखिए, अभी निगरान वजीर कानून ने जो बातें की हैं वो सारी साबित कर रही हैं कि ये सारे प्रोसेस के पीछे वो शामिल है। चूंकि 9 के बाद तो ये काबीना आ चुकी हुई है, और उनका आगे इतनी जल्दी दिखाई, इतनी तेजी दिखाई कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ गए, और वो तैयारी पूरी अब सारी कौम के सामने आ गई है। मैं यानी इन काम को अगर सामने रखकर आप देखें, इसके बाद तो इलेक्शन कमीशन को इस सारी निगरान काबीना को हटा देना चाहिए। यानी ये सारा जो मामला है ये साबित कर रहा है कि एक सियासी जमात को अताब का शिकार बनाया जा रहा है और उसके अगेंस्ट एक्शन ले रहा है। बिल्कुल सही है साहब, साथ रहिएगा। इस वक्त पिलटाट के सरबरा अहमद बिलाल महबूब साहब ने भी ज्वाइन किया, भी शामिल गुफ्तगू करेंगे। अहमद साहब, इस सारे मामले पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं और एतजाज अहसन साहब ने भी ये पॉइंट रेस किया और अजहर साहब भी ये पॉइंट रेस कर रहे हैं कि
ये कानून तो बना ही नहीं है, ये बन सकता नहीं है इस तरीके से। मैं आपकी राय भी लेना चाहूंगा, क्या माजी में ऐसी कोई मिसाल आपके सामने है जो सपोर्ट करती हो इस सारे मैकेनिज्म को जो कि इस बार फॉलो हुआ है? किस कानून की बात हो रही है सर? बात हम करें कि जो सदर साहब ने कल ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि आर्मी एक तरमीमी बिल और जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है उस पर दस्तखत नहीं किए थे लेकिन कानून बन गया। वजीर कानून इंसाफ ने कहा कि कानून बन गया, सदर साहब कहते हैं मैंने दस्तखत नहीं किए। दस्तखत किए बगैर कोई बिल जब पहली बार जाता है सदर साहब के पास, दस्तखत अगर नहीं करते, हम सिर्फ अभी पहले पॉइंट पर रह रहे हैं, अगर दस्तखत नहीं करते तो क्या होता है? चूंकि ज़रा दूसरी बात तो अहम है कि वो रिजर्वेशन के साथ, अमेंडमेंट के साथ वापस भेजेंगे, लेकिन पहली बात है कि पहली बार भेजा, दस्तखत नहीं किए, कानून कैसे बन गया? ये दुरुस्त है आपकी बात कि आइन के अंदर ये बात एक्सप्लिसिटली तो मेंशन नहीं है, जो कि ओरिजिनल कानून के अंदर मेंशन थी कि अगर आप 10 रोज के अंदर, उस जमाने में मुद्दत 7 रोज होती थी सबसे पहले, वो 7 रोज में अगर सदर ममलकत साइन नहीं करते तो कानून बन जाता है। ये लिखा हुआ था उस वक्त, अब ये इस कानून में नहीं लिखा हुआ, तो इसलिए इसके बारे में आप अपनी ज़ाती राय रख सकते हैं, आपकी ज़ाती इंटरप्रिटेशन हो सकती है, लेकिन कोई कंक्लूसिव इंटरप्रिटेशन तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही दे सकता है। तो ये बात, इस बारे में ये नहीं कहा जा सकता कि उसका लाजमी मतलब ये है कि वो कानून बन गया, या उसका लाजमी मतलब है कि उन्होंने इस कानून के ऊपर ऑब्जेक्शन कर दिया। ये दोनों ही बातें आप अपने अपनी पसंद के मुताबिक अज्यूम कर सकते हैं, लेकिन आइन में नहीं लिखा हुआ, इसलिए इसको वजाहत होनी चाहिए। इसकी इंटरप्रिटेशन कोई अथॉरिटेटिव तरीके से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से होनी चाहिए, तब तक इसे हम नहीं समझते कि लॉ है। लेकिन ये सवाल ये है कि क्या उन्होंने उसके ऊपर ऑब्जेक्शन किया? अब इसके ऊपर जो 10, इसके ये भी सवाल उठ सकता है कि वो जो 10 दिन की लिमिट दी हुई है, उस लिमिट देने का कोई कॉन्सिक्वेंस तो होना चाहिए ना, वरना लिमिट देना तो बेमानी है। वो 10 दिन की लिमिट क्यों दी हुई है? अगर सदर साहब चाहें तो उसके ऊपर ऑब्जेक्शन कर दें, चाहें तो उसको असेंट कर दें, चाहें तो उसको वैसे ही भेज दें, और अगर वो कुछ भी ना करें तो फिर क्या होगा? तो कोई कॉन्सिक्वेंस होना चाहिए। तो इसलिए इसके अंदर एक कानूनी नुक्ता है, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के अथॉरिटेटिव इंटरप्रिटेशन रिक्वायर्ड है। ज़ाहिर है इसीलिए उनसे डॉक्यूमेंट्स भी अभी वो भी देखे जाएंगे कि क्या उस पर कोई ऑब्जेक्शन थी, नहीं थी, वर्बली कहा था, रिटन में उन्होंने इसको वापस भेजने को कहा था। तो ये सारे कानूनी पहलू हैं जो कि अभी आहिस्ता आहिस्ता सामने आएंगे। अहमद बिलाल साहब, यहीं पर जिस तरह आपने कहा कि वजाहत भी होनी चाहिए, तो क्या सदर मुमलिकत को भी अपने ट्वीट की वजाहत नहीं करनी चाहिए कि अगर कानून नहीं बना था अभी तक तो उन्होंने अपनी ट्वीट में माफ़ी किस चीज़ की मांगी? उन्होंने ट्वीट में फिर ये क्यों कहा कि इस कानून से जो लोग जो है मुतासिर होंगे? तो इस तरह की ट्वीट ने भी तो बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर दी है कि सदर साहब एक तरफ कह रहे हैं मैंने दस्तखत नहीं की और दूसरी तरफ वो यही बात कर रहे हैं कि मैं माफी मांगता हूं कौम से। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर हमें जी उनकी ट्वीट के बारे में तो बहुत से सवालात उठते हैं, जिसके बारे में प्रेसिडेंसी के अंदर जो जिस तरह से मामलात चल रहे हैं उनके बारे में बहुत तशवीश होती है। ये आप दुरुस्त कह रही हैं कि जब वो माफ़ी मांग रहे हैं तो दर हकीकत वो इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये फेट कंप्ली हो गया है, अब ये कानून बन गया है, तो अब उससे लोग मुतासिर होंगे, तो इसलिए मैं उनसे माफ़ी मांगता हूँ। सवाल ये है कि अगर आपकी मंशा के बगैर ये कानून कैसे बन सकता है? अगर आपकी मंशा के बगैर ये कानून बना है तो आपको माफ़ी मांगने की बजाय आपको उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए जिन्होंने आपकी हिदायत के बरखिलाफ इसके ऊपर अमल किया। उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें और वो बताएं कौम को, अगर बतानी है। माफ़ी किस बात की मांग रहे हैं? अल्लाह ताला को आप हाज़िर नाज़िर जान के क्या बता रहे हैं? हम आपकी बात पे यकीन करते हैं, आप सदर ममलकत हैं, आप किसी पार्टी के रहनुमा नहीं हैं, आप पूरी कौम के सदर ममलकत हैं और हम आपकी बात पे यकीन करते हैं। लेकिन आप मेहरबानी फरमाएं और आप ये सारी बातें खोल के कौम के सामने रखें। और अगर आपसे ये गलत तसाहुल हो गया है कि यानी 10 दिन गुजर गए हैं, इस 10 दिन में आप फरमाते हैं कि आपको एतराज़ था, आपने अपनी ट्वीट में लिखा है सदर ममलकत ने कि वो इससे मुत्तफिक नहीं थे। अगर आप मुत्तफिक नहीं थे तो उसके बारे में 4 अल्फाज में एक मैसेज लिख के भेजने में क्या अमर माने था? आपने पहले जो भेजे हैं उनके बारे में आप लिख के मैसेज भी भेजते रहे हैं और आप उसके बारे में ट्वीट भी करते रहे हैं, तो अब आपने क्यों नहीं किया? इसके बारे में वजाहत दरकार है। यानी अहमद साहब ये बहुत अहम बात आप कर रहे हैं, चूंकि यही अज्यूम भी किया जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ बिल वापस कर देना ये काम नहीं था सदर साहब का, कोई अमेंडमेंट थी, कोई रिजर्वेशन थी, वो लिख कर जानी चाहिए थी। वैसे भी जो भी कॉरेस्पॉन्डेंस होती है, ज़रा सदर साहब हैं, वो वर्बल तो होती नहीं है, उसमें ज़रा एक डॉक्यूमेंट होगा जो कि सामने आना चाहिए और सामने लेकर आना चाहिए उनको।
और फिर जब वो सब कुछ किया है तो वो ये माफी क्यों मांग रहे हैं, ये भी बहुत अहम बात है। कि आप किस बुनियाद पे ये माफी मांग रहे हैं। तो ये हुआ क्या है, दो इसके पहलू हैं। एक तो बात यह है कि इसके बारे में तहकीकात हो, तो अथॉरिटेटिव तरीके से सुप्रीम कोर्ट की ज़ेर निगरानी हो या सेनेट की होल कमेटी। ठीक है अहमद साहब, कथा कलामी की माज़ इस वक्त बैरिस्टर साहब ने भी ज्वाइन किया, सेनेटर अली जफर साहब शुक्रिया, आपने ऐलान भी किया है कि तहरीक इंसाफ जाएगी सुप्रीम कोर्ट में। हम पहले जो बात कर रहे हैं उसमें भी